आईसीजे ने रूस को तुरंत यूक्रेन पर आक्रमण बंद करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उसका फैसला दोनों देशों के लिए बाध्यकारी माना जाना चाहिए। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर फैसला सुनाते हुए रूस को तुरंत यूक्रेन पर आक्रमण बंद करने को कहा है। साथ ही कहा है कि रूस समर्थित कोई भी पक्ष इसमें सैन्य दखल न दे। आईसीजे ने रूस के सामने यूक्रेन के सैनिकों द्वारा हथियार नहीं डालने की तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के लोगों, सैनिकों और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबरी से मुकाबला करना तारीफ के काबिल है। कीव में रूस के जबरदस्त हमले जारी हैं। रूस और यूक्रेन की फौजें कीव शहर की बाउंड्री पर आर पार की जंग लड़ रही है और अब जंग आखिरी मुकाम पर है। किसी भी वक्त कीव की सड़कें जंग के मैदान में बदल सकती हैं। रूसी सेना अब नागरिकों को निशाना बना रही है। पलायन कर रहे एक शख्स को गोली मार दी गई। कीव में अब रूसी सेना के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं। करीब करीब कीव खाली हो चुका है। एक टीवी क्रू पर भी हमला हुआ। कीव पर हमलों की झड़ी लगा देने के बावजूद रूसी फौज अभी तक राजधानी कीव में कदम नहीं रख पाई है। रूस यूक्रेन जंग जारी है। आज इसका 22वां दिन है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया है। अमेरिका ने एक बड़ा फैसला भी किया है। वो यूक्रेन को घातक हथियार देगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका एंटी एयरक्राफ्ट गन देगा। साथ ही यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बड़ी आर्थिक मदद भी दी जाएगी। रूस के भीषण हमले जारी हैं। कई शहर झुलस रहे हैं। खार्किव के बाजार में रूसी सेना के हमले के बाद आग लग गई। कई दुकानें इसकी चपेट में आई। भीषण आग को काफी मशक्कत के बाद भी नहीं बुझाया जा सका। पूरा खार्किव शहर हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। निकोलेव में भीषण जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एक हेलीकॉप्टर को निकोलेव में मार गिराया है। उधर रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की तरफ से दागी गई एक मिसाइल को नाकाम कर दिया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। जंग की दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ओडेसा स्टेशन पर पलायन करने वालों की भारी भीड़ है। घर छोड़ने को मजबूर हो गए लोगों की आंखों में आंसू हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका संसद को किया संबोधित। जेलेंस्की ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हम लगातार युद्ध रोकने की कर रहे हैं कोशिश। जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को 1941 में पर्ल हार्बर पर हुए हमले की भी दिलाई याद। नेटो की रक्षा मंत्रियों ने ब्रसेल्स में मौजूद नेटो मुख्यालय में की मुलाकात। नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री ने कहा नेटो देश यूक्रेन को जारी रखेंगे सैन्य मदद। अब तक नेटो देशों ने भेजे हैं 20,000 से अधिक एंटी टैंक हथियारों समेत कई दूसरे हथियार। नेटो प्रमुख ने रूस पर साधा निशाना। कहा रूस कर सकता है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। साथ ही नेटो प्रमुख ने यूक्रेन की हर संभव मदद करने की भी कही बात। यूक्रेन की संप्रभुता बचाए रखने के लिए नेटो देश करते रहेंगे यूक्रेन की मदद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा रूसी हमले में 100 बच्चों की मौत। मारियोपोल में खाने और पीने का संकट। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का मंजर। एक शहर की दहलाने वाली तस्वीर आई सामने। उख्तियारका स्टेशन पर भी भारी गोलीबारी। पूरा स्टेशन तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव में मंगलवार रात से लगा 35 घंटों का कर्फ्यू। रूसी सेना द्वारा लगातार की जा रही बमबारी के बाद कीव के मेयर ने लिया फैसला। गुरुवार सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। रूसी सेना के हमले के बीच सुमी सहित कई दूसरे शहरों से बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन। अब तक 30 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोप में दिख रहा इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पलायन।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कही बड़ी बात, बोले आने वाले कुछ वक्त तक यूक्रेन नहीं बनेगा नेटो संगठन का हिस्सा। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी नेटो में शामिल नहीं होने पर भरी थी हामी। यूपी में मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कल रात तक दिल्ली में लंबी बैठक चली, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के कई आला नेता शामिल हुए। इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बैठक में मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा हुई। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर भी पार्टी में मंथन चल रहा है। इसके अलावा चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका पर भी सस्पेंस जारी है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस शपथ समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में ये समारोह रखा जाएगा। इस शपथ समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 200 से ज्यादा वीवीआईपी की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के आला नेता समारोह में शामिल होंगे। खबर है कि योगी के शपथ समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। इस सब के अलावा उन प्रदेश भर से लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर बागी नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। गुलाम नबी आजाद के घर पर कल G23 की बैठक हुई। बैठक में गांधी परिवार के खिलाफ बागी रुख इख्तियार करने वाले कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, अखिलेश प्रसाद सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान शामिल हैं। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, पीजे कुरियन और संदीप दीक्षित भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये नेता पहली बार G23 की मीटिंग में पहुंचे हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में पंजाबी में शपथ ग्रहण ली। उन्हें गवर्नर BL पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इसके बाद भाषण देकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। मान की शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है और पंजाब के भविष्य के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंटरनेशनल ट्रैवल पॉइंट्स यानी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर एक बार फिर से जांच और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को भी कहा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या देश में एक नए वेरिएंट यानी डेल्टा क्रोन की उत्पत्ति हुई है या नहीं। महाराष्ट्र में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बीजेपी की मांग पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के 92 विधायकों ने हस्ताक्षर करके एक पत्र सीएम उद्धव ठाकरे को भेजा था। इस पत्र में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की गई। महाराष्ट्र विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस मांग को ठुकरा दिया। वहीं केंद्र सरकार से फिल्म पर GST हटाने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब विवाद पर हंगामा जारी है। मुस्लिम संगठनों का आज कर्नाटक बंद का ऐलान है। वहीं मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को भी कई छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज पहुंची, जहां मामले को लेकर हंगामा हुआ। अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर मामले में CBI ने पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और वायुसेना के 4 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। CBI को शशिकांत शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। CBI ने 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषित किया। इसमें 80.15% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। साइंस में 83.7%, कॉमर्स में 90.38% और आर्ट्स में 79.53% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। साइंस में नवादा के सौरभ कुमार और औरंगाबाद के अर्जुन कुमार पहले स्थान पर 94.4% अंक के साथ रहे। दूसरे पर मोतिहारी के राजरंजन और तीसरे पर गया की सजल कुमारी रहीं। आर्ट्स में गोपालगंज के संगम राज के साथ प्रथम, कटिहार के श्रेया कुमारी दूसरे स्थान पर, मधेपुरा की रितिका रतन के साथ तीसरे नंबर पर रहीं।
जापान में बुधवार को जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई, जो बेहद ज्यादा है। भूकंप का केंद्र जापान की राजधानी टोक्यो के 257 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। जोरदार झटकों के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भूकंप से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी जापान में फुकुशिमा के तट पर बुधवार शाम को 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र समुद्र से 60 किलोमीटर नीचे था। मौत का आंकड़ा नीचे रहा, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लगी। भूकंप में अब तक 88 लोग घायल हो चुके हैं। तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप के बाद फुकुशिमा शहर में बिजली चली गई। ईरानी मूल की ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता नाज़नीन जगारी को ईरान ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपा। 2016 में जासूसी के आरोप में ईरान में हुई थी गिरफ्तारी। 6 सालों तक जेल में बिताया समय। अमेरिकी नौसेना ने येलो सी में शुरू किया सैन्य अभ्यास, जारी की तस्वीरें। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन। चीन के समुद्री तट के पास ताइवान ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। डोंजिन इलाके में हो रहे सैन्य अभ्यास की तस्वीरें की साझा। न्यूजीलैंड की सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए समय से पहले अपने बॉर्डर को खोलने की कही बात। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटकों के लिए 12 अप्रैल तो अमेरिका और ब्रिटिश पर्यटकों के लिए 1 मई से खुलेंगे बॉर्डर। दूसरे देशों के पर्यटकों के लिए इस साल अक्टूबर से होगी एंट्री। वियतनाम ने पूरी तरह हटाई कोरोना पाबंदी। अब विदेशी सैलानी कर सकेंगे वियतनाम की यात्रा। 2 सालों में पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए खुला बॉर्डर। आज तक बेमिसाल 20 साल।